भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा स्वतंत्रता का सपना, क्या इसका जवाब न्यूक्लियर एनर्जी में छुपा है? ये सवाल सिर्फ देश के भविष्य के लिए ही नहीं बल्कि बीपीएससी मेंस में आपके स्कोर के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। तो आज हम भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठीक उसी तरह से समझेंगे जिससे आप एक टॉप स्कोरिंग जवाब आसानी से तैयार कर सके। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये सीधा सीधा 38 मार्क्स का सवाल बन सकता है जिसमें आपसे गहराई और बिल्कुल साफ साफ एनालिसिस की उम्मीद की जाती है। तो चलिए इस बड़ी चुनौती को हम सब मिलकर आसान बनाते हैं। हमारा ये पूरा डिस्कशन, ये पूरी बातचीत इसी सवाल का एक परफेक्ट जवाब बनाने के हिसाब से डिजाइन की गई है। तो एक बढ़िया जवाब के लिए सबसे जरूरी क्या है? एक मजबूत स्ट्रक्चर। तो देखिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। पहले हम ऊर्जा आत्मनिर्भरता के सवाल को समझेंगे, फिर देखेंगे कि भाई ये न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। इसके बाद हम भारत के यूनिक 3 स्टेज प्रोग्राम के बिल्कुल कोर में जाएंगे। फिर ये जानना भी जरूरी है कि ये स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, और आखिर में हम एक जबरदस्त कंक्लूजन के साथ इसे रैप अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी अच्छे जवाब की शुरुआत एक दमदार इंट्रोडक्शन से होती है ना? यहां हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं देने बल्कि एक विजन पेश करना है। हम बात करेंगे डॉक्टर होमी जे भाभा के विजन की और उसे सीधे जोड़ेंगे भारत के 2070 नेट जीरो टारगेट से। इससे एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा कि आप इस टॉपिक को सिर्फ इतिहास के नजरिए से नहीं बल्कि आज और आने वाले कल के लिहाज से भी समझते हैं। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियर एनर्जी है क्या भला? बहुत ही आसान शब्दों में समझिए, ये एटम्स के सेंटर में मतलब उसके न्यूक्लियस में बंद जबरदस्त एनर्जी है। अब जब हम इस न्यूक्लियस को तोड़ते हैं जिसे हम कहते हैं फिशन, या फिर जोड़ते हैं जिसे कहते हैं फ्यूजन, तो बेहिसाब गर्मी निकलती है। बस इसी गर्मी का इस्तेमाल करके हम पानी से भाप बनाते हैं, टरबाइन घुमाते हैं और बन जाती है साफ और दमदार बिजली। भारत जैसे बड़े देश के लिए ये एनर्जी सिक्योरिटी की एक चाबी की तरह है। लेकिन ये सब होता कैसे? मतलब एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आखिर ऐसा क्या चलता है? चलिए अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, क्योंकि अगर ये समझ आ गया ना तो भारत के पूरे प्रोग्राम का लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को ना 4 आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। स्टेप 1, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 जैसे एक भारी न्यूक्लियस में जाके टकराता है, ये हुआ पहला डोमिनो। स्टेप 2, वो न्यूक्लियस टूट जाता है, इसी को कहते हैं फिशन, और इससे निकलती है ढेर सारी गर्मी और कुछ और न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स आगे जाकर दूसरे न्यूक्लियस से टकराते हैं। स्टेप 3, जो गर्मी निकली उससे पानी को उबालकर भाप बनाते हैं और वो भाप टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करती है। और सबसे जरूरी स्टेप 4, कंट्रोल। इस पूरी चेन रिएक्शन को कंट्रोल रॉड से नियंत्रित किया जाता है ताकि एक बॉम्ब न बन जाए। अच्छा, अब इस पूरे खेल को खेलने वाले 4 मेन खिलाड़ी हैं। पहला है फ्यूअल यानी ईंधन, जैसे कि यूरेनियम। दूसरा है मॉडरेटर, इसका काम है तेज भागते न्यूट्रॉन्स को थोड़ा धीमा करना ताकि वो सही से टकरा सकें। तीसरा है कूलेंट, जो रिएक्टर की गर्मी को बाहर निकालकर टरबाइन तक ले जाता है। और चौथा और सबसे जरूरी है कंट्रोल रॉड्स, ये समझिए गाड़ी के ब्रेक हैं जो रिएक्शन को कंट्रोल में रखते हैं। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर, मतलब हमारे जवाब का दिल, भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये डॉक्टर भाभा की एक जीनियस स्ट्रैटेजी थी जो क्लोज्ड फ्यूल साइकिल के कमाल के आइडिया पर बनी है। असल में यही भारत की एनर्जी आत्मनिर्भरता का पूरा रोड मैप है। ये टेबल इस पूरे प्रोग्राम की कहानी बताता है। स्टेज 1 में हम नेचुरल यूरेनियम से बिजली बनाते हैं और साथ में हमें मिलता है प्लूटोनियम 239 एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर। अब आता है असली खेल। स्टेज 2 में यही प्लूटोनियम हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का फ्यूल बन जाता है और इन रिएक्टर्स की खासियत यह है कि ये जितना फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा बना देते हैं। और आखिर में स्टेज 3, इसका मकसद है भारत के पास मौजूद थोरियम के विशाल भंडार का इस्तेमाल करना, मतलब सदियों की एनर्जी सिक्योरिटी। है ना कमाल का आत्मनिर्भर साइकिल? तो याद रखने वाली बात क्या है, स्टेज 1 सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं है, उसका असली जादू है उसके बाय प्रोडक्ट में, प्लूटोनियम 239। यही वो चाबी है जिससे हमारे प्रोग्राम के दूसरे और ज्यादा पावरफुल स्टेज का ताला खुलता है। और यहीं पर क्लोज्ड फ्यूल साइकिल का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब कुछ भी बेकार नहीं जाता। एक स्टेज का जो वेस्ट मटेरियल है वो दूसरे स्टेज के लिए कीमती ईंधन बन जाता है। ये न्यूक्लियर एनर्जी में सस्टेनेबिलिटी का, मतलब टिकाऊपन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब इस पूरे प्रोग्राम को ठीक से समझने के लिए 2 शब्द समझने बहुत जरूरी है, फिसाइल और फर्टाइल। फिसाइल मटेरियल सूखी लकड़ी की तरह है जिसमें आप माचिस लगाइए और वो तुरंत जलने लगेगी, जैसे यूरेनियम 235। फर्टाइल मटेरियल वो गीली लकड़ी की तरह है, वो सीधे नहीं जलती लेकिन उसे प्रोसेस करके एक बेहतरीन ईंधन बनाया जा सकता है। हमारा थोरियम ऐसा ही फर्टाइल मटेरियल है और हमारा पूरा प्रोग्राम इसी थोरियम को एक जबरदस्त ईंधन में बदलने पर टिका है। तो ठीक है, ये सारी टेक्निकल बातें तो हो गई, पर सवाल ये है कि आखिर भारत के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये एक नंबर सारी कहानी बदल देता है। 25%, जी हाँ, दुनिया का लगभग 1/4 थोरियम भंडार अकेले भारत के पास है। ये केरल के समुद्री तटों की रेत में छुपा हमारा खजाना है। यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत है और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की आखिरी मंजिल भी। तो देखिए, ये प्रोग्राम सिर्फ बिजली के लिए नहीं है, ये भारत के भविष्य के 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब 24 घंटे 7 दिन भरोसेमंद बिजली। दूसरा, पर्यावरण, जीरो कार्बन एमिशन। तीसरा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब ऊर्जा के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना। और चौथा, भविष्य की संभावना, ये हमें एक दिन एनर्जी एक्सपोर्टर भी बना सकता है। लेकिन एक अच्छा जवाब वो होता है जिसमें आप सिक्के के दोनों पहलू दिखाएं, है ना? तो अब बात करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस की। ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें कई चुनौतियां और चिंताएं भी हैं। चलिए ईमानदारी से उन पर भी एक नजर डालते हैं।
सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है लागत। एक न्यूक्लियर प्लांट बनाने में शुरू में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, खासकर जब हम इसकी तुलना सोलर और विंड एनर्जी से करते हैं, जो दिन ब दिन सस्ती होती जा रही हैं। लेकिन यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है सस्ती लेकिन रुक रुक कर मिलने वाली बिजली, मतलब जब धूप हो या हवा चले। दूसरी तरफ है महंगी लेकिन 2400 घंटे चलने वाली भरोसेमंद बेस लोड पावर। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल है। लागत के अलावा भी कई चुनौतियां हैं, जैसे सेफ्टी को लेकर चिंताएं। चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसी घटनाओं के बाद लोगों में एक डर है। फिर रेडियो एक्टिव कचरे का मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। टेक्नोलॉजी में भी देरी हो रही है। हमारा स्टेज 2 और 3 अपनी टाइमलाइन से पीछे है और फिलहाल हम स्टेज 1 के लिए यूरेनियम के इंपोर्ट पर भी निर्भर हैं। तो इन सभी मुश्किलों से पार पाना बहुत जरूरी है। तो हमने फायदे देखे, चुनौतियां भी समझी, अब इन सबको मिलाकर एक मजबूत कंक्लूजन कैसे लिखें। चलिए इन सारी बातों को समेटकर एक पावरफुल और फॉरवर्ड लुकिंग निष्कर्ष तैयार करते हैं। देखिए, एक अच्छे कंक्लूजन में हमेशा कुछ करंट अफेयर्स का तड़का होना चाहिए। आप मेंशन कर सकते हैं कि सरकार ने हाल ही में 10 नए रिएक्टर्स को मंजूरी दी है और अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs पर भी फोकस कर रही है। ये दिखाता है कि चुनौतियों के बावजूद भारत अपने न्यूक्लियर विजन को लेकर कमिटेड है। और अंत में आप इस एक लाइन से अपने जवाब को खत्म कर सकते हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम का सार है। अगर भारत अपने त्रिस्तरीय कार्यक्रम के तीसरे चरण को सफलतापूर्वक हासिल कर लेता है तो वो सचमुच ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। ये इस प्रोग्राम का अल्टीमेट प्रॉमिस है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जैसे जैसे भारत अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या न्यूक्लियर पावर का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फायदा है वो इसकी शॉर्ट टर्म की भारी लागतों और जोखिमों से ज्यादा है? इस सवाल का जवाब ही आने वाले समय में भारत की ऊर्जा की कहानी लिखेगा।